पहले पहले, अभी वो स्थिति नहीं है ना अपनी। अभी क्या करना है आपका, है आज लेक्चर नंबर 9। स्टार्ट किया जाए प्रॉब्लम्स के साथ। अच्छा, आर्हीनियस इक्वेशन बोलिए, पहले इसके ही क्वेश्चन कराएंगे। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी? आर्हीनियस इक्वेशन K is equal to A E raised power EA by minus EA by RT, यही थी। लॉग के फॉर्म में लिख लो तो लॉग K हो जाता था, ये लॉग A हो जाता था, और ये क्या आ जाता था, माइनस EA बाई RT। ठीक है, ये टर्म थे अपने। अगर यहाँ पे ग्राफ राफ खींचते थे तो ग्राफ राफ की कहानी है, आपको सब लास्ट टर्म पे हो चुका है। लास्ट टर्म पे आपको पता है किसके बीच में ग्राफ खींचा जाता था, 1/t के बीच में ग्राफ खींचते थे ना हम लोग, 1/t और इसको log k के बीच। हाँ, एक करने के लिए भी दिया था, वो कर लिया आपने कि नहीं? तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं कि क्या नए तरीके के क्वेश्चन बन सकते। अच्छा, इस इक्वेशन को आप देख के ये तो आपको पता लग रहा है ना कि अगर k की वैल्यू और a की वैल्यू, ठीक है, या आपका k की वैल्यू चेंज करो, a की वैल्यू सेम रखो, तो EA की वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू में चेंज आ सकता है। अगर टेम्परेचर को भी चेंज करो तो EA में चेंज आ सकता है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, आई थिंक 19 या 20 किसी में आया होगा। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं आजकल, और मतलब लेवल अप कर रहे हैं धीरे धीरे। काइनेटिक्स का बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, और ग्राफ खूब पूछ रहे हैं। ग्राफ पे आपको पूरी क्या कर डालनी है, रिसर्च कर डालनी है। ग्राफ को थोड़ा भी आपको, ग्राफ का मामला एकदम टाइट रहना चाहिए, तुम निकाल लो आप। आ गया भाई, अभी का तो था, इन्होंने क्यों नहीं दे रखा है? देखो, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ दे नहीं रखा। 4 आपके वो थे, किसी रिएक्शन के लिए EA दिए हुए थे 4। 19 का क्वेश्चन है तो फिर 43 ईयर में ऐसा करेंगे ये, कहीं देंगे कहीं नहीं देंगे। चलिए चलिए दूसरा कर लेते हैं। एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव C प्लस डी बन रहा है ना। इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे एंथैल्पी लिखी हुई है किलो जूल पर मोल में, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, मतलब क्या से क्या बन रहा है। ग्राफ कैसा बना रहे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे हैं। ग्राफ बन रहा है इनका ऐसे, देन ऐसे, ठीक है। ये जो है एनर्जी है C की, ये बीच वाला ये जो पॉइंट है ये A प्लस बी को शो कर रहा है, ये वाला, और आपका ये पॉइंट जो है वो D को शो। एनर्जी दी कैसे हुई है, यहाँ पे 5 एनर्जी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 हो जाती है, यहाँ पे 20, और ऐसे ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो आपका क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
तो एक स्टेटमेंट है इसमें रिलेटेड, एक तो काइनेटिक्स से रिलेटेड है, एक आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और एक स्टेटमेंट है एक्टिवेशन या अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है। तो ए और बी के मिक्स होने पे सी बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आप क्या सोचते हो। ये ए और बी है, इसकी एनर्जी कितनी है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी कितनी है, 5 पे है, ठीक। इससे क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है, सी भी बनाना है और डी भी बनाना है। तो अगर सी बनाना है तो कितनी एनर्जी, यहाँ से ये एनर्जी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तभी तो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये सी में। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको क्या बोलोगे, इसको केवल इतने को एक्टिवेशन बोलोगे। और ये कितना हो गया आपका, पूरी एनर्जी हो गई। थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हो कि इतना एनर्जी इसको आनी चाहिए इसके पास, तब जाकर के ये किस में कन्वर्ट होगा, सी में कन्वर्ट होगा। भाई सी बनना है तो ग्राफ ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक एनर्जी पहुंचेगी, तब तुरंत ये सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एनर्जी कितनी चाहिए इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, ये अगर हम देखें किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए, तो कितना होना चाहिए, ए और बी की एनर्जी 5 थी और सी तक कन्वर्ट होने के लिए टोटल कितनी दिख रही है, 20। तो ये 5 तो रिएक्टेंट की थी, तो एक्टिवेशन तो इतनी हुई, तो 20 माइनस 5 हो जाएगी, 15 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद आपको सी और डी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि डी की एक्टिवेशन एनर्जी और सी की एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, उसको देखते हैं। तो अगर डी को बनाना है तो डी के लिए कितना एनर्जी लगेगा, ए और बी कितने पे हैं, एक्टिवेशन निकालना हो तो एनर्जी देख लो सीधे सीधे, ए और बी कितने पे हैं आपके, 5 पे है। अब अगर डी बनना है तो एनर्जी कहाँ तक जानी चाहिए, इस पॉइंट तक जानी चाहिए, इस पॉइंट तक जाएगी तभी तो वो डी में कन्वर्ट होगा। तो इस पॉइंट तक एनर्जी कितनी है, 15 है, देख पा रहे हैं, ये ग्राफ में क्लियर कट दिया हुआ है। तो अगर डी बनना है तो कहाँ तक जाना चाहिए, मार्का 15 तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसके फॉर्मेशन के लिए अगर ई पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं डी के लिए, तो कितना आ जाएगा, 15 तक ओवरऑल पहुंचाना है, 5 ऑलरेडी है तो 10 चाहिए। ये बात क्लियर है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और एक स्टेटमेंट में इन्होंने सीधे सीधे दे रखा था, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल। सी बनाने के लिए कितनी चाहिए, 5 किलो जूल पर मोल चाहिए, ठीक है। और एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट ऑफ टू फॉर्म डी। यानी डी को बनाने के लिए जितना एक्टिवेशन एंथैल्पी चाहिए उससे 5 किलो जूल पर मोल कम चाहिए, किसके लिए, इसके लिए। तो कम चाहिए क्या, सी के लिए, देखो डी के लिए कितनी चाहिए, 10 किलो जूल पर मोल चाहिए, और सी के लिए कितनी चाहिए, 15 किलो जूल पर मोल। तो सी के लिए तो ज्यादा चाहिए, डी के लिए कम चाहिए, बट ऑप्शन इज गिवन कि इसके लिए क्या है, कम है, कितनी कम है, 5 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस अगर देखो ध्यान से तो बच्चा गलती कर सकता है, डिफरेंस तो 5 का ही है, बोल रहे हैं सी की लेस है 5 किलो जूल पर मोल, किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में। लेकिन जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग किसका ज्यादा निकल रहा है, सी का ज्यादा निकल रहा है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या बन गया अपना, यही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और भी काइनेटिक्स से और उससे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ऑप्शन है, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे।
ऑप्शन क्या बना? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन बना है कि EA for C is 5 kilojoule per mole less than for D, जबकि था क्या? उल्टा था। वो 5 किलो जूल पर मोल ज्यादा थी सी के लिए और डी के लिए। ये शायद 19 या 20 में आया कभी। 19 का ही है। नेक्स्ट, एक स्लोप वाला करवाया था ना आप लोगों को क्वेश्चन, एक स्लोप वाला क्वेश्चन करवाया था। एक मैं करवाना चाहती थी आपको, वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया। अच्छा क्वेश्चन था, शायद पिछले साल वाली में था। रिएक्शन देखो हो रहा है, ए से बन रहा है P1, बी से बन रहा है P2, सी से बन रहा है P3 और डी से बन रहा है P4। किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत आए तो वहीं पे रोक के पूछ लेना। ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। बोल रहे हैं द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन व्हेन लॉग रेट। बोल रहे हैं कि लॉग रेट, रेट का लॉग ले लिया और लॉग सी मतलब कंसंट्रेशन का लॉग ले लिया। इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं और ग्राफ किस तरीके से आ रहा है? ऐसा आ रहा है। देखो 4 ग्राफ दिए इन्होंने। एक तो ऐसा है, दिस इज फॉर सी। एक ग्राफ है आपका ऐसा, दिस इज फॉर डी। एक और है बी के लिए और एक है आपका यहां से जाता हुआ, ठीक है। ये ए बी सी डी रिएक्शन हो रहा है। ए क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट P1 बना रहा है, बी बना रहा है P2, सी बना रहा है P3, डी बना रहा है P4। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर को प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? ऑर्डर का सीक्वेंस प्रेडिक्ट करना। आपको पता नहीं है कि ऑर्डर क्या, ऑर्डर का क्या प्रेडिक्ट करना है? सीक्वेंस, ठीक है। ए से प्रोडक्ट, बी से प्रोडक्ट, सी से प्रोडक्ट, डी से प्रोडक्ट, और ये इनके ग्राफ दिए हैं ABCD के, ठीक। तो हाँ, इन रिएक्शंस के ऑर्डर को प्रेडिक्ट करना है आपको, किसका सबसे ज्यादा, किसका उससे कम, ऐसे। कुछ दिमाग चल रहा हो तो बताओ। सी का सबसे कम होगा। अच्छा, और क्यों? स्लो। हम्म, अच्छा। और कोई कुछ सोचना चाहते? पहले अपना दिमाग चला लो फिर मैं बताऊं। कैसे? ये फ्लोरेसेंट वाला कलर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? नहीं, तुमको तो दिखा। हाँ, व्हाइट कलर भी है हमारे पास। फिर वो प्रिंट आउट शायद लेते हैं बच्चे, तो प्रिंट आउट कभी लिया? क्योंकि सर मुझे व्हाइट के लिए हमेशा इसलिए कहते हैं, सर कहते हैं जब प्रिंट आउट लेते हैं ना तो बिल्कुल ब्लैक सा आता है,
मैं तो कभी प्रिंट आउट लेने गई नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। येलो ही ले लेते। पिछले साल के बच्चे ना प्रिंट आउट लेते, तो प्रिंट आउट लेके पढ़ते। कुछ बच्चे, कुछ बच्चों का आंख वगैरह कमजोर होता है ना, तो इस पे लिखा। ये ग्राफ है अपना किसके बीच में है? लॉग रेट और लॉग सी के बीच में। इसको देखो कैसे सोचते हैं भाई। हम जब एक्सप्रेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे? रेट के कांस्टेंट, और मान लो ये ए है, और यहाँ पे पावर लगाते थे एन। एन ही तो ऑर्डर होता था। ये क्या था? एन क्या था? ऑर्डर था। अब हमारे पास जो ग्राफ दिया वो लॉग में दिया, तो सिंपली क्या करें? लॉग ले लें। अब ये एन लॉग ए आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है सबको? ए क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है किसी की भी। ये ए के लिए भी मैंने नहीं लिखा है, इसको हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं। ए हटा देते हैं, ए से आप सोचोगे उसके लिए लिखा। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दें। ये आ गया। अब वही बन गई ना अपनी। क्या बन गई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बन गई। ये y हो गया, c ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? m, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब m और n में रिलेशन आपको सीधे सीधे दिख गया। m इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? m इज इक्वल टू n है, और ये क्या है आपका? स्लोप है, और ये n क्या है? ऑर्डर है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई जिस जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका ऑर्डर ज्यादा होगा। ऑर्डर ही बताना है आपको। तो स्लोप आप देख पा रहे हो, स्लोप देख लो किसका सबसे ज्यादा है। तो ये ग्राफ देख के आपको पता ही चल रहा है ना स्लोप किसका ज्यादा होगा? डी का, इधर वाले का, इसका। हाँ, इसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो स्लोप के टर्म्स में अगर देखो तो डी का सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा? फिर बी का पक्का, फिर ए आ जाएगा, और सबसे लास्ट में बेचारा कौन आएगा? सी आ जाएगा। तो ये स्लोप का ऑर्डर है, तो यही किसका ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर का भी ऑर्डर आ जाएगा, यही टी बी ए। ओके है? तो क्या करना था? क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं था, आराम से क्वेश्चन को हैंडल करना था। कि भाई हम सिंपली कैसे सोचा, रेट हम ऐसे लिखते हैं, तो लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन में दे दिया है, तो कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट इसको लेकर के हम इक्वेशन बनाते हैं, और फिर देखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो बनेगा ही। अगर ये दे रखा है तो चांसेस तो यही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बन गया। और फिर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑर्डर, तो उससे हमने रिलेट किया। ठीक है? बहुत कर ले। हमारा वो फेवरेट क्वेश्चन गायब हो गया जो हम बड़े मन से कराने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक और कर लेते हैं। एक रिएक्शन दे रहा है 2N2O5 2NO2 प्लस O2 बन रहा है ना? ये दिया इन्होंने रिएक्शन। NO2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। किसी रिएक्शन के लिए चाहिए, लैंग्वेज ये लिखी हुई है, NO2 की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे बना रहे हैं? इस रिएक्शन के थ्रू बना रहे हैं, N2O5 को डिकम्पोज कर रहे हैं। अब आपका इक्वेशन दे दिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3। ये कब आ गया? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है 3, और ये चेंज हो जाता है 2.75 में,
और इसमें टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली शायद 30 मिनट दिया हुआ। ये जो कंसंट्रेशन दी है इन्होंने मोल पर लीटर में दी हुई है। 3 मोल पर लीटर से इसकी कंसंट्रेशन कितने में चेंज होती है? 2.75 मोल पर लीटर। उसके लिए टाइम कितना लगता है? 30 मिनट। ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताइए। ये क्वेश्चन आई थिंक सब लोग कर लोगे, तो करके बताओ। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब वही फॉर्मेशन का मतलब समझ गया ना, अपीयरेंस वाला बताना। रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ा था ना हमने, NO2 का बताना है। ट्राई करिए, मैं वाला क्वेश्चन देखती हूँ सबका। आज अपनी रेगुलर क्लास की डे है ना, रेगुलर क्लास डे है ना। आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, बी आ रहा है 1.667 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। जल्दी निकालो, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। लॉग की जरूरत ही नहीं है, लॉग क्यों ले लिया? लॉग कहाँ आ गया? ये तो शुरू में जो रेट एक्सप्रेशन निकालना दिखाया उसी से करना है। लॉग वॉग कहाँ गया? इससे निकालो N2O5 के लिए रेट, कंसंट्रेशन चेंज और टाइम सब दे रखा है, और फिर उससे NO2 पे जाओ। एक्सप्रेशन लिख के, एक्सप्रेशन लिखने आता था ना रेट का। नहीं, वो सब आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का कोई यूज ही नहीं है। ऑर्डर की जरूरत है? अगर हम लोग रेट एक्स क्यों निकालना चाहते हैं? सुनो, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। माइनस माइनस में कुछ आता ही नहीं है, वो आप आगे वाले माइनस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाए। रेट पॉजिटिव। बताऊं? आपका आया? जिसका आया वो बताओ, फिर नहीं तो मैं बताऊं। हाँ, यही मेथड तो यही लगा। तो करो ना तुम लोग कैलकुलेशन। वो कर, क्या बोलने जा रही थी? बहुत गंदा कुछ बोलने जा रही। आंसर है 1.667 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। तुम लोग का मैथ्स में ये सब आता नहीं है क्या? 667 4 डिजिट तक दिया हुआ, 3 डिजिट तक डेसिमल। तुम लोग के मैथ्स में इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता।
जो भी है थोड़ा सा आप कमर कस के तैयार हो जाओ, करो तुम लोग, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं बोल दूंगी कि बाद में कर लेना तो हो गया, फिर वो बाद में ही होगा, पेपर में भी तुम बाद में घर ही आके करोगे, अभी करो, कुछ अप्रॉक्स लेना भी सीखो। जैसे यहाँ पे 3 जो आंसर दिए हैं वो दिए 4.167 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 8.333 10⁻³ 2.083 10⁻³ 3 तो यही दिए हुए हैं, और एक जो अपना आंसर आ रहा है वो है 1.667 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ये मिनट पे है और आंसर भी मिनट इनवर्स वाला ही दे। मैं करूं, करके बताऊं, फॉर्मूला बताऊं? तो वो तो बताएंगे, तो बता ही देंगे ना। चले करें, देखो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देख लो, अभी मैं करूंगी तो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत इजी था। देखो N2O5 की कंसेंट्रेशन में चेंज दिया है इन्होंने, तो अगर रेट आप निकालते हो किसी भी रिएक्शन का तो आप क्या कहते हो कि उसकी कंसेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो कहते हो, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यही बोलते हो आप। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देते हो ज्यादा से ज्यादा, तो 2.75 हो जाता है कितने से, 3 से। फाइनल ये है, ये सी फाइनल था, ये क्या था, सी इनिशियल, माइनस आगे लगा दिया हमने। 30 मिनट में ये हो रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। यहां तक सबको ओके है? पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, तो ये आ गया कितना, 5/600। जो भी है अच्छे तरीके से काटेंगे तो और कट जाएगा, तो ये 5/600 आ गया। ये रेट आ गया किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया हमने, N2O5 के। अब अगर हमें अपना एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते थे वो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -1/2 dN2O5 बाई dt। ये रेट निकाल रहे हो किसके अकॉर्डिंग, N2O5 के अकॉर्डिंग, तब ये लिखते हो। और NO2 के लिए क्या हो जाएगा, 2NO2 है। अच्छा ये देखो रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 4NO2 की जगह 2NO2 लिख दिया क्या मैंने? हाँ ये तो देखा ही नहीं है, बैलेंस जो बुक है ना उसमें 4NO2 लिखा, अभी जब कोफिशिएंट की बात आई तब वो दिमाग चला, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। ये 4NO2 है ना। जो इक्वेशन वैसे बुक में देते हैं वो कैसे देते हैं, N2O5 दे देते तो 2NO2 हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ला दिया, यहाँ पे 4NO2 कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बनेगी अपनी, ये वाली बन गई -12 dN2O5 बाई dt, ये क्या बन जाएगा 1/4 dNO2 बाई dt। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमको ये कैलकुलेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट तो लेते नहीं थे, ये कैलकुलेट करना है। ये जो पूरी वैल्यू है ये है, यही तो रेट है, रेट यही है ना, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी, 5/600, ये 1/4 हो गया, ये dNO2 बाई dt, तो ये 4 इधर चला जाएगा, कहाँ 2 से, ये आप कह रहे हो -12, तो यही तो निकाला इसका रेट, ये पूरे की वैल्यू है ना, ये इस रिएक्शन का रेट निकाला हमने। आप कह रहे हो ये 2 से मल्टीप्लाई करें, हमने ये dN2O5 बाई dt निकाला है, कर लो, मेरे हिसाब से तो नहीं करना है। ठीक है, देखो ये 1/4 है, अब आप कह रहे हो या 1/2 कर दें, ये 2, अब ये कितना आ गया 300, ये कितना आ गया
1/60। अब 1/60 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी सॉल्व करके। कैलकुलेटर है तो उससे कर लो ना जल्दी से। 1/60 आ रहा है ना, कहीं पे कुछ और तो नहीं है। 0.0166। तो अब इसको अगर 1 पॉइंट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻² आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, आप सही थे कि भाई ये हमने dN2O5/dt निकाला है, केवल हाफ वाला कोफिशिएंट यहाँ पे, 1/4 वाला कोफिशिएंट यहाँ पे, ये निकालना था। इजी क्वेश्चन था, केवल रेट के एक्सप्रेशन से निकलना। क्लियर है सबको? राशि, रिद्धिमा, कोमल, शेखर एंड हेमांग आ गया? चलो भैया नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना अपना। एक और करके बताओ, चलो 99 का है, हिंदी में लिखा है तो मैं आपको वैसे कर देती हूँ। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में बोल रहे हैं ए से बन रहा है बी, ए से बी बन रहा है, और इन्होंने बोला क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है इसी इक्वेशन के लिए, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिनट इनवर्स। और बोल रहे हैं ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, 1 m लिखा हुआ, 1 m का मतलब 1 मोल पर लीटर हो गया ना, ये दिया हुआ है। तो आपको बोल रहे हैं कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आफ्टर 1 आवर रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैलकुलेट करना है। हाँ 1 मोल पर लीटर है, 1 मोलर लिखा हुआ है, मोल पर लीटर नहीं लिखा, पर बात तो एक ही है ना। किसी भी चैप्टर का थ्योरी कर लो, उसके बाद थ्योरी पहले अच्छे से करो, फिर जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक दिमाग ओपन नहीं होगा। ईयर मैं इतना हाईलाइट करके क्यों लिखती हूँ, आप बताओ। हम्म, हाँ चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जब पीडीएफ नोट्स आप देखो तो आपको ईयर क्या हो, दिमाग में चमक जाना चाहिए, भैया ये प्रीवियस ईयर है, कर लो, करके देख लो, क्या पता हमारे में भी ऐसा ही कोई पैटर्न, सब वही आता है घुमा फिरा के चीजें। ट्राई करिए, सब लोग आंसर देने की कोशिश करिए। अच्छा मैं क्वेश्चन दे के आपको कम टाइम देती हूँ क्या, जल्दी जल्दी पूछने लगती हूँ, ऐसा है क्या? मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, तभी तो आप आराम से करोगे। मेरा क्वेश्चन खो गया जो मैं करवाने आई थी।
बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। वो लास्ट ईयर की उसमें दिया था, इसमें कहाँ गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको देख के लगता है वाह क्या बनाया है। चलो क्वेश्चन में कैच क्या है आपको। हाँ, आपको निकालना क्या है, 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन, है ना। तो रेट और इसके हिसाब से अगर देखो रेट कांस्टेंट भी दे दिया है, तो अगर ध्यान से देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने, मिनट इनवर्स। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसी में टाइम इनवर्स आती है। तो इससे आपको पता लग गया, यहाँ से आपने पता लगा लिया सीधे सीधे कि भैया जो हमारी रिएक्शन दी हुई है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगाना आसान है। कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल पता है, फाइनल निकालना है, टाइम दे रखा है। भाई टाइम 1 घंटा दिया हुआ तो 60 मिनट रख दो उसको। अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रोसेस समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो बाद में भी कर सकते हैं। बढ़ी जा रही है ना, प्रोसेस तो समझ आ गया ना। नहीं, उससे नहीं कर रहा है, जब मैं कहूंगी तभी उसको यूज कर। बोलो कुछ कहना चाहते हो। 2 आ रही है आंसर, देखो मैं देखती हूँ 19 का आंसर 3.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ आ रही है। अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं पूछा, ये ध्यान रखो, कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। आफ्टर दिस 1 घंटे के बाद, एडवांस का क्वेश्चन है, हल्के में ना ले। थर्टीन वर्टीन तक तो वही होता था ना, पूरा टोटल होता था। मेंस और एडवांस कोई बाइफरकेशन नहीं था ना। केस 1 केस 2 नहीं नहीं, 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन निकाल लो, निकाल सकते हो फॉर्मूला से। यस और नो सब लोग बोलो, भाइयों और बहनों। चलो बोर्ड पे देख लो एक बार। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हमने पकड़ लिया था, कैसे पकड़ा था कि के की जो यूनिट दी थी वो क्या दी थी, मिनट इनवर्स। तो हमें पता लग गया कि भैया रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। तो T इज इक्वल टू क्या था, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, यहाँ पे लेते हैं इनिशियल, और यहाँ पे क्या जो बची हुई होती है फाइनल, वही तो लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल निकाल ले। टाइम कितना दिया हुआ है, 60 मिनट, 1 घंटा दिया है, 60 मिनट लगा लो। दिस इज के की वैल्यू क्या थी,
ये थी, ये हो गया लॉग इनिशियल 1 मोलर दिया था ना, और ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो यहां से फाइनल कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। लॉग ऑफ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, log 1 0 होता है, ये वो फलाना ढिमका सब करना पड़ेगा आपको। 60 ये मल्टीप्लाई कर दो 4.5 10 रेज टू पावर माइनस 3 2.303, यहाँ पे क्या आ गया log 1 माइनस log फाइनल, log 1 को 0 ले लो, है ना, तो ये अपना क्या आ जाएगा माइनस में log फाइनल आ जाएगा। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है 2.217 270 इतना आ रहा है, ये इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, ये आ गई वैल्यू। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचना पड़ेगा। 2.303 को डिवाइड में ले लें तो कितना आ जाएगा। सॉल्व करना थोड़ा सा टास्क है। ये आ रहा है ना 270 में, ये 2.303 का भी डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। देख लिया कितना आ रहा है 00852 और 10 रेज टू पावर कुछ नहीं आ रहा है, पूरी वैल्यू है। इतना भयंकर आ गया, ये आ गया माइनस लॉग फाइनल, फाइनल कंसंट्रेशन है ये क्या हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 8.52 10 रेज टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। 20 लॉग लेना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करना थोड़ा टफ है, कुछ सोचें। टेबल मिलती है क्या आपके एग्जाम में, लॉग टेबल मिलती है, एडवांस में देते हैं, क्वेश्चन तो एडवांस का ही है। तो अगर वैल्यू आ गई तो सुनो सुनो, लॉग का मुद्दा अगर सॉल्व हो जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, पक्का से बोलो। लॉग अगर लॉग टेबल मिल गई, लॉग देखना आता है तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी, यस और नो। ये फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, ये हमें पता चल गई। इनिशियल हमको पता थी, टाइम कितना लगा रहे हैं, बोल रहे हैं 1 घंटा लगा रहे हैं, तो रेट नहीं निकल आएगा। कर सकते हैं, अप्रोक्स में कैसे करना चाहते हो। इन्होंने यहाँ क्वेश्चन के साथ तो कुछ लिखा नहीं कि लॉग टेबल प्रोवाइडेड और 10 रेज टू पावर माइनस 3 के साथ आ रहा है, -3 के साथ आ रहा है, -1 के साथ। अच्छा प्रोसेस समझे कि नहीं समझे। फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, इनिशियल थी, रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 1 घंटे का बोल रहे हैं, तो रेट पता लग जाएगा। रेट निकालने को बोला इन्होंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, रेट निकालो 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन मत निकालो, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो 1 घंटे के बाद रेट तो निकल आएगा ना। रेट अगर निकालना है, रेट आफ्टर 1 आवर, तो क्या करेंगे,
फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल आपकी 1 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 60 मिनट, इससे निकालोगे तब जाके आंसर आएगा। आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर एक बार आप लॉग टेबल को यूज करके देखना कि आपका वो आंसर मैच करता है या नहीं। आंसर मैं लिख देती हूँ एक बार तो 3.435 10⁻³ मोल पर लीटर, ये ठीक है। क्लियर होती है बात? चलो एक और करो। एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस का जो पेपर आता है उस पेपर में दो या तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक मर्ज होगा। थर्मोडायनेमिक्स को, इक्विलिब्रियम को और मोल कॉन्सेप्ट को अक्सर करके मर्ज करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो उसमें अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप मर्ज किया हुआ भी क्वेश्चन कर लेते हैं। और एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जेई उसके मेंस के लेवल के तो नहीं आएंगे, एडवांस है तो थोड़े ठीक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे निकल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, अगर लॉग वॉग की प्रॉब्लम नहीं आए तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात थी, सीधे सीधे रेट कांस्टेंट का इन्होंने यूनिट बता रखा था, तो आपने फर्स्ट ऑर्डर कैच किया वहां से और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के फाइनल कंसंट्रेशन निकाल ली। इनिशियल दी थी, रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, सारी वैल्यूज दी थी उस फॉर्मूला की। फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के बाद आपको 1 घंटे के बाद रेट पूछा था, तो 1 घंटे के बाद रेट क्या हो जाएगा भाई, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कर लो, डिवाइडेड बाई जितने टाइम में वो रेट हुआ है वो टाइम लगा दिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, जैसे आपने कभी सभी लोग क्रिकेट तो सभी देखते हैं, जब इंडियन टीम या कोई भी टीम जब हारने लगती है तो क्या बोला जाता है, एक एक रन चुराओ, एक एक रन के लिए फाइट होने लगती है ना, स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लेवर माइंड से आपको निकालना है। भाई हम इतना टाइम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब इसका ये कॉन्सेप्ट हमको आता ही नहीं है, हम उसमें टाइम ही नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे, इस तरीके से, है ना। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि केमिस्ट मैथ्स वैथ्स में 1-2 क्वेश्चन किए नहीं आए तो फैल गए बिल्कुल एग्जाम में, मेंटल लेवल खराब कर लिया। नहीं, कुछ खराब नहीं करना, हमने साल भर पढ़ा है, हमें आता है, ऐसे बूस्टअप करना है अपने को। अगर एक बार को आप पेपर करते हुए आपको पसीने भी आ गए, फिर यार 3 क्वेश्चन नहीं निकले अब तो गया, तो पानी वानी पियो, बोलो हमको तो आता है, फिर आगे बढ़ो। और पेपर कभी भी ऐसा सेट नहीं किया जाता है कि पूरा ही पेपर ही टफ बना दिया। लेंदी लेंदी पेपर बन जाते हैं, वो भी मैथ्स वगैरह के। केमिस्ट्री का तो आता है तो यूं, नहीं आता है तो फिर बच्चा तो तुक्के मार के आता है, जब ज्यादा वो गड़बड़ हो रहा होता है तो फिर बच्चा क्या करता है, तुक्के ही मार देता है, बोलता है छोड़ो यार। लेकिन आप रियलाइज करोगे कि ऐसा नहीं है कि पेपर अगर आपने क्लास की बातों को, क्लास की चीजों को, क्लास के टेस्ट पेपर्स को ढंग से किया है, सॉल्व किया है, PYQ किया है, तो आप पेपर में ठीक ठाक एक ढंग की रैंक नहीं ला। बशर्ते क्या ध्यान रखना है कि रन चुराने, ऐसा नहीं, कुछ निगेटिव करने में थोड़ा सा उसमें हाथ बचाना है। कई बच्चे सवाल किए और फिर निगेटिव कर दिए दुनिया भर के, तो वो गड़बड़ हो जाता मामला। चलो एक और करो भाई।
हमारा सवाल ये देखो, एक दे रहे हैं ग्राफ, ध्यान से देखना, इसमें ग्राफ की आपकी स्किल काम आ रही है। ln के और 1/t के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, और ग्राफ कुछ इस तरीके के, ग्राफ ऐसा है, दूसरा है आपका ऐसे, ये बी है, तीसरा है आपका ऐसे कुछ, ये सी है, और एक और है ये डी। 4 ग्राफ दे रखे हैं ln के और 1/t के बीच में, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक, उसके लिए कौन सा ग्राफ सही है? कैसी रिएक्शन है? रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, उसके लिए कौन सा ग्राफ सही है? विच लाइन इज करेक्ट? ऑप्शंस देख लीजिए, दो दो के ऑप्शन बना रखे हैं इन्होंने। अब थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ। 4 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, ए बी सी डी, और पूछा क्या गया है, कौन सी ऐसी लाइन है जो किसको शो कर रही है? एक्सोथर्मिक रिलेशन को। ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है उसको शो कर रहा है। ऑप्शंस ऐसे ही बनाए गए हैं, ए एंड बी, सी एंड डी, बी एंड सी, वही ए एंड डी, ऐसे करके बनाते। सोचो थोड़ा सा इसको, मेन का क्वेश्चन है। इक्वेशन पे ध्यान दो। ए और बी कैसे बता रहे हो, पहले ये एक्सप्लेन करो। इनका लॉजिक समझ में आया? सारांश, सारांश में सीधे क्लीन स्वीप कर दिया। फिर से एक्सप्लेन करो हेमांग, आंसर तो आपका सही है, फिर से एक्सप्लेन करो एक बार और अपनी। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो इस हिसाब से ए और बी को आप बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ है, ऐसा? हेमांग सही सोच रहे हैं? आप लोग भी तो अपना दिमाग चलाओ। 18 का था। हाँ, क्या क्या? तो ये क्वेश्चन भी तो ऐसा यही कह रहा है ना, जब ऐसा होता है। ध्यान से देखो,
ध्यान से एनालाइज करो भाई, सबको एनालाइज करना है ना, सबको पेपर देना है। बात क्या है, सबके समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हेमांग ने कहा है या मैडम ने कहा है इसलिए समझ आनी चाहिए। वो चीज एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक होना, साइलेंट पे कर दो या कॉल कर दो क्लास में हो थोड़ी देर बाद। सोचो भाइयों बहनों बंधुओं, दिमाग को चलाइए। दीपक जी, विदुषी, देवांग, राशि, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होगा? रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट से ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज्यादा होती है एंडोथर्मिक में, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा। रिलेट तो हेमांग ने सही किया है, लेकिन हमको इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन वगैरह से सोचना है, वो वाली उससे सोचना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, उससे सोचना है। कुछ कराया है? पीए बाई आर टी को कम, पीए के अकॉर्डिंग कह रहे हो आप, स्लोप के अकॉर्डिंग? क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो लॉग के इज इक्वल टू क्या था? लॉग ए माइनस ई ए बाई एल एन वाला अगर लिख ले तो? हाँ, नहीं, ग्राफ एल एन के में दिया है तो देख ले इसको। एल एन के लिख लिया कर तो ये क्या हो जाएगा? एल एन ए, और ये क्या आ जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे आ जाएगा। क्या? एल एन से मतलब अच्छा, बहरहाल जो भी है, इस इक्वेशन से रिलेट कैसे कर सकते हो ये सोचना है अपने को, और कुछ नहीं सोचना। स्लोप को देखना है और स्लोप से इसको सोचना है कि कैसे, क्या हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर स्लोप को देखो आप, तो ए का स्लोप कैसा है? ए का इसका स्लोप कैसा है बताओ? कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। इसका बी का भी पॉजिटिव है, दिख रहा है हमें। और सी और डी का कैसा है? नेगेटिव है। और एल एन के वाली इक्वेशन में स्लोप क्या होता था? एल एन के वाली में सीधे सीधे ई ए बाई आर टी हो जाता था क्या? माइनस, इक्वेशन यही थी ना अपनी, यही तो थी, यही तो थी इक्वेशन, है ना? इसका एल एन के लोगे तो क्या हो जाएगा? एल एन ए, और ये क्या बन जाता था? माइनस ई ए बाई
आर टी, यही तो बनता था। किसके बीच में ग्राफ है? 1/t और एल एन के बीच में ग्राफ है। ये एल एन ए है, ये तो इंटरसेप्ट है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। स्लोप क्या आ गया? माइनस ई ए बाई आर। इसमें से कांस्टेंट को भी उड़ा दो, कांस्टेंट से भी कोई मतलब नहीं है। अगर इसको भी हटा लो तो स्लोप क्या हो गया? माइनस ई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसा सोच सकते हो आप, ऐसा सोच सकते हो ना? ठीक है, तो अब इससे रिलेट करके अगर आप सोचो तो एक्सोथर्मिक के लिए ई ए को कैसे देखते थे आप? ये लास्ट टर्न पे जो ग्राफ बताया था, ऐसे एक नीचे की तरफ प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रोडक्ट आता है सी प्लस डी। और एक ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है कि आप प्रोडक्ट को ऊपर कर दो। कौन सी एंडो है, कौन सी एक्सो है? सेकंड वाली क्या है? एंडो है। और फर्स्ट वाली क्या है आपकी? एक्सो है। तो इससे ई ए का कुछ रिलेट कर पाओगे क्या आप? देखो, इससे ई ए को रिलेट कर सकते हो? एक ही अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो इससे ई ए को रिलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? यही सोचना है आप। अगर एक ही रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की एनर्जी सेम होगी। अच्छा, एक्सोथर्मिक है तो आप क्या ऐसा सोचते हो कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा? एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा समझते हो? फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा और इनिशियल कम होगा, या इनिशियल कम होगा फाइनल ज्यादा होगा? जब रिएक्शन में हीट निकल रही है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और इनिशियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो उससे भी आप अगर वो T2 वाली और K2 वाली रिलेशन देखो, ये वाली, ये देखो, एक रिलेशन ये भी तो था, अगर आप देखना चाहो। स्लाइड खत्म हो गई। सारांश का मामला एकदम परफेक्ट है सारांश? मैं तो अभी देखती हूँ, समझती हूँ, तब तक सारांश बता देते हैं। मैम, मैम दुनिया लुट गई इधर तो। गया। मैम मैं क्या कर सकती हूँ? ये था ना अपना। इसमें एक इक्वेशन और लगेगी, जो इन्होंने बात कही वो सही कही, ये वाली थी ना, ये वाली लगाई थी हम लोगों ने। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे T2 माइनस T1 था, ये T1 T2 था, और यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 2.303, कुछ नहीं था। नेचुरल लॉग लेंगे तो आर आएगा सिर्फ ये बाई आर। तो अब देखो, अगर T2 बड़ा है T1 से, सपोज अगर हम एक्सोथर्मिक को क्या मान रहे हैं? T2 बड़ा है किससे? T1 से। और स्लोप किसको बता रहा है? स्लोप किसको बता रहा है? ई को बता रहा था, ठीक है, माइनस ई को बता रहा था बेसिकली। तो जिसका निगेटिव स्लोप है, जिसका पॉजिटिव स्लोप है, उससे आप क्या समझ रहे हो? उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या जिसका निगेटिव स्लोप है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ई की बताओ। ए बी की ई की वैल्यू ज्यादा होगी कि इनकी ई की वैल्यू ज्यादा होगी? पॉजिटिव स्लोप वाले की ज्यादा होगी पक्का, या निगेटिव स्लोप वाले की?
क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए है। ध्यान से सोचो ना इस बात को, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई ए। तो ई ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, और जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसके लिए ई ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इससे भी कुछ रिलेट कर पाओगे क्या, T2 ज्यादा है T1 से, और ई ए क्या है आपका, ज्यादा है, तो भी इससे तो रिलेशन निकल नहीं रहा। K2 K1 स्लोप, इसकी एक इक्वेशन है डेल्टा एच की, उससे ही निकालते हैं हम लोग। वो इक्वेशन एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, उससे निकाल। आंसर तो इन्होंने सही बताया, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर रिलेट करना है इक्वेशन से। चलो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे इसको, नेक्स्ट टर्न के लिए छोड़ते हैं, उसकी इक्वेशन से ये सीधे हो जाएगा। एक और करके बताओ, लास्ट में जो छोड़ा था वो, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आया नहीं आप लोग को, आया कि नहीं आया, आपको नहीं आया, करने के लिए दिया था ना होमवर्क क्वेश्चन, किया नहीं, किया पर आया नहीं, इक्वेशन ये थी ये तो इसकी वजह से आपको देखना था, और ग्राफ किसके किसके बीच में था, के और ए के बीच में था, और किसके बीच में था, के और टी के बीच में था। तो क्या रिलेशन होना चाहिए, ये बात वहीं पे है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इसकी मैथ्स क्या है, बात अभी भी वहीं पे है। इसकी मैथ्स मुझे आती नहीं, ई की, हाँ क्या कह रहे हैं, नहीं इंटरनेट नहीं बताएगा, मैथ सर बताएंगे, इंटरनेट क्यों बताएगा। ये बाई आर टी की वैल्यू, कौन सा, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ, के और टी का ग्राफ ये है, और के और ई ए का ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ई की पावर में जब वैल्यूज को रख के देखते हैं तो ई की ये वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भाई देखो, दिमाग में बैठा के वो कर लेना कि इसका और इसका ग्राफ ये, वो अलग चीज है, वो तो एक अलग चीज है, बट आपको एक्सप्लेनेशन तो पता होना चाहिए ना कि ई में ई ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, वो मालूम होना चाहिए। फिजिक्स में बता, कहाँ था, फिजिक्स का तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, इसको मैं तो आपको मैं ही सीख के बताऊंगी, मैंने सोचा कि आपने सीख लिया होगा तो आप मुझे बता दोगे, पर एक्सपोनेंशियल वाला मैं ही सीख के बताऊंगी। चलो एक क्वेश्चन और करो। पी एस पी एस पी एस, अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं करने। क्वेश्चन लिखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स,
नहीं, ग्राफ सही है गलत है वो तो अलग है, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए ना इसका मैथमेटिकल फॉर्म में, कि के और ये के बीच में ग्राफ ऐसा क्यों जा रहा है, इसकी क्या इक्वेशन बन रही है, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, और के और टी के बीच में ग्राफ ये वाला क्यों जा रहा है, ये पता होना चाहिए। मेन बात ये हो गया। हो गया। अब सारांश ही बताएगा मुझे इसकी मैथ्स। ठीक है, चलो लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स decomposition of x exhibits a rate constant, x का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट इज गिवन 0.05 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ये इसके लिए के। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड for decomposition of 5 microgram of X to 2.5 microgram। डिकम्पोजिशन कितना होना है, 5 से कितना हो जाए 2.5 हो जाए। जल्दी से निकाल दो, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। फटाफट से निकाल। हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड, टाइम बताना है। इसका मतलब आपको एक वो ई का एक्सप्लेनेशन बताना है, और एक और आज भी क्लास में भी कुछ था ना वो टी वाला, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से कैसे रिलेट करें। चलो भैया जल्दी करो। क्या बात है, फर्स्ट ऑर्डर है, आप बताओ हम कैसे बताओ। फर्स्ट ऑर्डर में माइक्रोग्राम पर ईयर आएगा, सोचो आप। आप सोचो, आप सोचो। आंसर ही बता दूं मैं। करो भैया करो। वो एक दिन आप लोगों को बताया था ना मैंने कुछ, कि वो अपने किसी भैया की स्टोरी बताई थी ना कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। आंसर आंसर इज 500 में तो कोई आंसर ही नहीं है। 20, 25, 40, 50 ऑप्शंस आर दीज। 50 है। 500 और फिर 50 में कोई डिफरेंस नहीं है। 450 कैसे अंदाजे लगा रहे हो क्या? मुझे राइट एक्सप्लेनेशन चाहिए जिन्होंने भी आंसर निकाल लिया। बता तो दिया 50, अब क्या बताएं? क्या
अंदाजा ऐसे ही लगाना है, सेकंड और थर्ड का आता नहीं है। के की यूनिट भी तो देख लो, के की यूनिट से नहीं पकड़ पाते हो आप लोग कौन सा ऑर्डर है? बच्चा जी ये देखिए आप लोग, एक तो पहला तो अंदाजा ये सही है कि भाई अगर टाइम इनवर्स में नहीं दिया हुआ है तो जीरो और फर्स्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जीरो का लगा सकते थे, ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये लगा सकते थे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लो ना, रेट कांस्टेंट की जब यूनिट हम लोग निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 लिखते थे, और जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू के ए कंसेंट्रेशन है, ए की पावर 0 लिखते थे। तो जब कंसेंट्रेशन को 0 कर दोगे और रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। भाई रेट तो यही होता है ना, डीसी बाई डी, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये है मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। यहाँ पे मोल पर लीटर में कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई है, माइक्रोग्राम में दी हुई, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन की जगह इन्होंने क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, माइक्रोग्राम। सेकेंड की जगह क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है। तो ये किसका होना चाहिए, जीरो का होना चाहिए, ठीक है। मैच कर रहा है सीधे सीधे जीरो से, तो जीरो का लगा करके क्वेश्चन निकल जाएगा। निकालना क्या था, अब टाइम निकाल लोगे, इसी से निकाला, हाँ तो उसी से आएगा ना, यूनिट तो यही है ना। क्या था फॉर्मूला, केटी लगा दो, क्या निकालना था, टाइम निकालना था, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। ए नॉट क्या था इनिशियल 5, ये क्या था 2.5, के कितना था 5, बस कर लो, ये 2.5 हो गया। यही किया था या वो हेमांग अंदाजा लगाया था, किसने, पहले 500 बोला था आपने आंसर, क्यों, देखो सबने आपको एकदम कैच कर लिया है आज, ठीक है। पर ठीक है बोलना चाहिए, अगर बोलेंगे नहीं तो, गलत नहीं बोलेंगे तो सही कैसे बोलेंगे, सही बोलने के लिए भी क्या होना चाहिए, गलत बोलना चाहिए। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आज आप लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, करे ना। अच्छा कहीं फर्स्ट ऑर्डर मेंशन होगा तो क्वेश्चन तो कर लोगे ना, टाइम नहीं लगेगा आपको, उससे इजी क्वेश्चन नहीं देगा। अब लास्ट कर दो एकदम तेजी से। 1989 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईए और आर निकाल, ईए और टी निकालना। क्वेश्चन क्या है भाई, ईए निकालना है और क्या निकालना है, ईए और ए निकालना है, ठीक है। और आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री पे, रेट कांस्टेंट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेट कांस्टेंट एट 100 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो रही है सबको बात,
ये वैल्यू दी हुई है 1.5 10 रेज टू पावर माइनस 10 रेज टू पावर 7 पॉजिटिव में है, और दूसरा दिया हुआ है 4.5 10 रेज टू पावर 7 सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलो ये निकालना है और ए निकालना है। आर्हीनियस पैरामीटर बोला जाता है इसको, ये निकालना है। हम्म कभी कभी बहुत बेकार हो जाता है। ये कैलकुलेट करना, और वो जो प्री एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताया था, कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, ये निकालो। ये और ये निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है, निकालिए आराम से, तरीके से। जाना नहीं है बिल्कुल आंसर, अगर सारांश आपका निकला नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। आपका 6 बजते एकदम क्लॉक सेट हो जाता है। हाँ करके जाइए, अच्छी बात है। हम्म सारी क्लास में बच्चों का यही हाल है। 5 मिनट ज्यादा हो गए तो फिर ऐसा लगता है जैसे मैडम ने आईआईटी देना है, मैडम आप ही सॉल्व करो, हम चले। log 3 की वैल्यू बताइए। 0.477 होती थी ना, 0.48 ले लो, 0.4771 ऐसे कुछ होती है। सिंपल है, तुम कर लो। तुमको बिना किए हम सॉल्यूशन बिना देखे हम जाने नहीं देंगे तुमको। ये कितनी आ रही है? 48। अच्छा एक मिनट देख लूं भाई। 1998 का क्वेश्चन है। 69। आंसर आ रहा है 22। हाँ 22 किलो जूल आ रही है। आर की वैल्यू जूल में रखो 8.314। आर रखने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो 8.314 रखोगे ना तो जो आपका आएगा वो जूल में आएगा आंसर, और आंसर आपका किलो जूल में दिया हुआ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली, तो आप जूल में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंसर 22 आ रहा है किलो जूल। फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसीलिए आपने 3 की वैल्यू पूछी थी ना। अरे मिल के नहीं करो, अपना अपना करो। और ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो भी सारांश भी करके दे सकता है जल्दी से। हेमांग आपका 0.48 ले लो। मेरे ख्याल से 0.47 ऐसे 771 होती है। ये की वैल्यू आ रही है 22 किलो जूल।
कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर के आगे जीत है। इससे ज्यादा फिल्मी डायलॉग मुझे नहीं आता। वो शायद लॉग बेस 10 की होती है ना? वो देख लेना तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एलएन वाला लगाया है क्या? उसमें देखो, उसको चेंज करना पड़ेगा ना। वो लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है ना, 0.4771 शायद। गूगल बाबा से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेस 10 की वैल्यू जो थोड़ी बहुत याद है वो बेस 10 की, बाकी तो नहीं याद है। जल्दी करो। आज मैंने सर को बोला हुआ 10 मिनट पे, 10 पे छोड़ेंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को, ताकि आराम से आपकी क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो। कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, यही लगाना था ना। यहाँ पे क्या था? 2.303, यही था ना? कहाँ? क्यों क्यों करना चाहते हो? ऐसे क्या? ये बेस 10 वाला फॉर्मूला है ना, बेस 10 वाला यही फॉर्मूला था ना, चेक कर लो कॉपी में एक बार, बेस 10 वाला यही फॉर्मूला था। राशि, राशि आप क्लास में है? कोमल क्लास में है? कोमल, राशि, शेखर, रिधिमा, आप लोग नो इंटरेक्शन जोन में है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ बताइए। रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी, रिकॉर्डिंग